हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 6 अर्ली किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स। जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, राजा किस तरीके से पावरफुल हुए। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में किस तरीके की सोसाइटी थी, समाज किस तरीके का था, मगध के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट, उस वक्त आय के साधन क्या थे और एग्रीकल्चर में क्या परिवर्तन हुए। तब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कुछ राजा ऋग्वैदिक काल में बने थे, है ना। कुछ ऋग्वैदिक काल के राजाओं के बारे में हमने पढ़ा था। हालांकि लेटर वैदिक काल मतलब कि जो आपका उत्तर वैदिक काल है, उसमें कुछ राजा और ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और अब वे जन की बजाय जनपद के राजा बन गए। नेक्स्ट है हाउ सम राजास बिकम मोर पावरफुल। किस तरीके से राजा और ज़्यादा शक्तिशाली बन गए। सम ऑफ राजास वी रीड। अपन ने पिछले चैप्टर में जो राजाओं के बारे में पढ़ा था वो शायद लोगों के द्वारा चुने गए होंगे, लेकिन 3000 साल पहले जिस तरीके से राजाओं को चुना जाता था उस तरीके में कुछ न कुछ बदलाव हुए और अब जो राजा चुने जाने लगे थे वो शक्तियों के द्वारा चुने जाने लगे। मतलब जिसमें ज़्यादा शक्ति होती थी, जो ज़्यादा शक्ति का प्रदर्शन करता था वही राजा बनता था। अश्वमेध या हॉर्स सेक्रीफाइस इसी तरीके का एक अनुष्ठान हुआ करता था। इसे एक धार्मिक अनुष्ठान कह सकते हैं अपन, जिसमें एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिसकी रक्षा करने के लिए राजा एक आदमी, एक मेन को नियुक्त कर देता था। अगर ये घोड़ा किसी और राजा के राज्य में घूमता था तो अगर उससे कोई राजा रोक लेता था तो उस रोकने वाले राजा को घोड़ा छोड़ने वाले राजा के साथ, जो कि अनुष्ठान करने वाला है, उसके साथ लड़ना होता था, युद्ध करना होता था। अगर इसका अपोजिट होता है कि वह उसको घोड़े को अपने क्षेत्र में घूमने देता है, उससे नहीं रोकता है, तो इसका मतलब होता था कि वो राजा उस सेक्रीफाइस करने वाले मतलब अनुष्ठान करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर लेगा। नेक्स्ट, इफ दे अलाउड टू पास, सेक्रीफाइस कर लेगा। नेक्स्ट, जो राजा अनुष्ठान करता था उससे सिंहासन पर या फिर शेर की खाल पे बैठना होता था। उसके सारथी, जब वे युद्ध करने जाते थे राजा, तब उनके जो सारथी थे जो युद्ध में उनका साथ देते थे, वो उस राजा की महिमा का गुणगान करते थे, उनको गाकर सुनाते थे। उनके रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार, जिससे उनकी वाइफ, उनके बेटे कुछ छोटे छोटे रीति रिवाजों को पूरा करते थे और कुछ जो वहाँ पे राजा को इनवाइट करते थे और भी राजा को निमंत्रण देते थे, तो वो राजा सिंपली केवल एक दर्शक का काम करते थे। जो भी अनुष्ठान उस वक्त चल रहा होता था उसको देखने का काम करते थे। नेक्स्ट, और जो ब्राह्मण होते थे वही यज्ञ करवाते थे, वही अनुष्ठान करवाते थे। तो वो किस तरीके से अनुष्ठान करते थे। सबसे पहले शुरुआत उसमें जो राजा होते थे उनके ऊपर पवित्र जल छिड़क कर अनुष्ठान की शुरुआत करते थे। ऑर्डिनरी लोग, जिसे जो सामान्य लोग थे, जिसे विश या वेश्य कहते हैं अपन, है ना, वो गिफ्ट लेकर आते थे, उनके लिए राजा के लिए उपहार लेकर आते थे। हालांकि कुछ लोगों को इस अनुष्ठान से, जैसे शूद्र अपन आगे पढ़ेंगे, हालांकि कुछ लोग जो थे शूद्र, उनको ये ब्राह्मण जो थे वो रीति रिवाजों से अलग रखा करते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। मतलब लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल के समय समाज किस तरीके का था उसके बारे में हमें अब पढ़ना है। अब आपको इसमें दिया है कि बहुत सारी बुक्स होगी आपके पास जिनकी रचना नॉर्थ इंडिया मतलब दक्षिण भारत में की गई थी। ऐसी बुक्स जिनकी रचना ऋग्वेद के बाद हुई है, जो ऋग्वेद के बाद रचना की गई है उनको बोलते हैं अपन लेटर वैदिक। इनकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इनकी रचना की गई थी पुजारियों के द्वारा। अब इसमें अपन ने पढ़ा है पिछले चैप्टर में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के बारे में। इन सभी बुक्स की रचना पुरोहितों के द्वारा या पुजारियों के द्वारा की गई थी, जिसमें बताया गया कि जो धार्मिक अनुष्ठान है वो किस प्रकार किए जा सकते हैं। साथ ही इसमें जो समाज है, उस वक्त का जो समाज था, उसके नियम किस तरीके के होने चाहिए, उसके ऊपर भी कुछ प्रकाश डाला गया था। नेक्स्ट, पुरोहित या पुजारी, इन्होंने लोगों को 4 ग्रुप्स में बांट दिया, 4 समूह में बांट दिया, जिसको वर्ण कहते हैं।
और ये किसके अकॉर्डिंग बांटे गए थे, उनके कामों के, मतलब उनके जो वर्ण थे वो भी अलग अलग वर्णों के काम भी अलग अलग हुआ करते थे। फंक्शंस मतलब कार्य उनके, किस अलग अलग वर्ग वर्ण के लोग अलग अलग कार्य किया करते थे। जैसे पहला ग्रुप था जिसको बोला जाता था ब्राह्मण, इनसे यह उम्मीद की जाती थी, मतलब इनसे ये आशा की जाती थी कि ये वेदों को पढ़े और पढ़ाएं, साथ ही धार्मिक अनुष्ठान करें, इसके बदले उन्हें उपहार दिए जाते थे। दूसरी कैटेगरी थी ब्राह्मण जो अनुष्ठान कराते थे, धार्मिक अनुष्ठान कराते थे, उसके अवध में उनको उपहार दिए जाते थे। नेक्स्ट कैटेगरी थी राजाओं की या और योद्धाओं की, जिन्हें क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है। इनका काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करनी थी। तीसरी कैटेगरी थी विश्व, जिसे अपन विश्व या फिर वेश्य कहा जाता था। इनमें किसान या फिर पशु चराने वाले या फिर व्यापारी होते थे। ये व्यापारी होते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों जो अनुष्ठान थे वो कर सकते थे, अनुष्ठान यज्ञ हवन ये कर सकते थे, इन्हें परमिशन थी। नेक्स्ट आता है लास्ट शूद्र, जो अदर 3 कैटेगरी अपन ने ऊपर पढ़ी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की जो कैटेगरी पड़ी है, इन तीनों कैटेगरी के जो लोग हुआ करते थे उनकी सेवा करते थे और ये किसी भी तरह का अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। उस वक्त महिलाएं, मतलब जो वुमेन्स थी, वो भी वेदों को पढ़ नहीं सकती थी, उनको वेदों को पढ़ना मना था, लेकिन वो सुन जरूर सकती थी। नेक्स्ट है जो ब्राह्मण थे, उन्होंने ये जो ग्रुप थे, ये जितने भी 4 ग्रुप्स थे वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिए थे, बर्थ के अकॉर्डिंग। इट मीन्स आपको एक एग्जाम्पल समझाया है कि अगर कोई ब्राह्मण पेरेंट है, मतलब किसी बालक के या बालिका के माता पिता अगर ब्राह्मण हैं, तो वह जो चाइल्ड होगा वो ऑटोमेटिकली कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ब्राह्मण में। हाँ, इन्होंने इसके अलावा जो ब्राह्मण थे उन्होंने इसके अलावा कुछ लोगों को अनटचेबल्स, मतलब कि जो छुआछूत की भावना में भी उन्होंने, इन्हें क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था। इनका काम होता था कि ये अगर कोई भी बाहर से कोई दुश्मन आता है तो उनके साथ युद्ध करें और लोगों की रक्षा करें। तीसरी कैटेगरी थी विश्व या फिर जिन्हें वैश्य कहा जाता है। इसमें किसान या पशु को चराने वाले या फिर व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को जो धार्मिक अनुष्ठान थे वो करने की आज्ञा थी, अनुमति थी। चौथी कैटेगरी आती है शूद्र, जिसमें ये जो बाकी के अपन ने अभी 3 ग्रुप्स पढ़े थे, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों के जो लोग थे उनकी सेवा करते थे और इन्हें कोई भी जो अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान, वो करने की अनुमति नहीं थी। उस वक्त जो महिलाएं थी उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पुरोहितों ने यह भी कहा कि जो ग्रुप उनने डिवाइड किए हैं वो बर्थ के बेसिस पे किए हैं, मतलब अगर कोई पेरेंट ब्राह्मण है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेरेंट ब्राह्मण है तो उनका जो चाइल्ड होगा वो भी ऑटोमेटिकली ब्राह्मण होगा, ऐसा उस वक्त बताया गया था। साथ ही उन्होंने कुछ लोगों को अछूत घोषित कर दिया। इनमें कुछ शिल्पकार, उसके बाद शिकारी, संग्रहकर्ता और साथ ही कोई जो अगर कोई किसी पर्सन की डेथ हो जाती थी तो उनको दफनाने या दाह संस्कार करने वाले या उनकी मदद करने वाले लोगों को भी अछूत घोषित कर दिया था। साथ ही जो पुरोहित थे उन्होंने कहा कि अगर इनसे कोई संपर्क रखता है या हम इनसे संपर्क रखते हैं तो वो पॉल्यूटिंग होगा। अब ये जो वर्ण सिस्टम था उसको बर्थ के बेसिस पे बनाया तो बहुत सारे लोगों ने इसका अपोज किया, उसको अलग अलग तरीके से उसका अपोज किया। अब क्या क्या बेसिस थे, क्या क्या बेसिस रखे गए उस वक्त की जो वर्ण है वो बेस्ट नहीं है, तो उसमें था सबसे पहला कि कुछ राजाओं को ऐसा लगता था कि वो जो है वो पृष्ठ से, पुरोहितों से बड़े हैं, मतलब उनसे श्रेष्ठ हैं। उसके बाद कुछ को महसूस होता था कि बर्थ ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि वो किस वर्ण से बिलोंग करेगा। कुछ लोगों को यह भी महसूस हुआ कि व्यवसाय के आधार पर किसी लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है।
कुछ लोगों ने जो अभी अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस थी है ना, उसकी निंदा करी थी, मतलब उसका अपोज किया था कि बहुत गलत बात है। नेक्स्ट, एट दिस टाइम, इसी टाइम पे जो सोसाइटी थी वो इन कैटेगरीज में तो डिवाइड थी, लेकिन इसके साथ ही रिच और पुअर कैटेगरी में भी डिवाइड थी। कुछ पुरोहित और योद्धा अमीर थे, पैसे थे उनके पास, रिच थे वो। उसके बाद कुछ किसान और व्यापारी, वो भी रिच थे। लेकिन कुछ और भी थे, जैसे चारवाहे, उसके बाद शिल्पकार, उसके बाद श्रमिक, मछुआरे, संग्रहकर्ता और शिकारी, ये गरीब हुआ करते थे।